मैंने तो इसको एलेक्स पे डाल दिया था जिस दिन हिल असिस्ट में मुझे प्रॉब्लम थी। ओके। बाकी कई जगह पर तो ये फेल हो जाती है। टच जो है ना उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता। गाड़ी खड़ी करके 2-3 घंटे इसको रेस्ट कराना पड़ता है। गाना बज रहा है, आपने लॉक कर दिया, अंदर बज रहा है गाना। आज 8 महीने हो गया, ये नहीं सही कर पाए। डिस्प्ले आपका कहीं पर भी इनके सिस्टम से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सेल करके दोबारा जाऊँगा तो फिर फॉर्च्यूनर पर जाऊँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आप सभी को हमने ऑलरेडी रिव्यू करके दिखा दिया था द फ्लैगशिप फ्रॉम एमजी, जो कि है एमजी ग्लॉस्टर। बहुत लोगों का क्वेश्चन था रिलेटेड टू ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो आज हमारे साथ हैं महेंद्र भैया, जिनकी ये कार है। ये हमें सबसे अच्छे से बता सकते हैं इस कार की सारी खासियत और जो कुछ भी डिसएडवांटेज अब कौन सा आप बोल सकते हो इस कार में, उसका हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। भैया, तो अगर बात की जाए आपकी पहली कार की, तो मैं जान सकता हूँ कौन सी थी वो? पहली कार 2008 में मैंने खरीदी थी, पुरानी कार खरीदी थी। ओके। और हुंडई की एक आती है सेंट्रो। हाँ जी, सेंट्रो थी। ओके भैया। और इसके पहले कौन सी कार थी? इसके पहले मेरे पास फॉर्च्यूनर थी। फॉर्च्यूनर थी। फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल थी। ओके। वो भी ऑटोमेटिक थी, ये भी ऑटोमेटिक है। फिर से आप दिन भर रिव्यू कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे, उन्हें लगता है कोई नया मॉडल आया तो लाओ उसको भी ट्राई करें। बिल्कुल। ये जैसे ही आया, मैंने देखा इसको 8 सितंबर को शाम को न्यूज़ में कि हाँ ये कोई नई कार लॉन्च हुई है जो ऑटोमेटिक ब्रेक लगाती है, ऑटोमेटिक गियर लगाती है, सब कुछ ऑटोमेटिक करती है। क्रूज़ कंट्रोल तो बहुत मैंने यूज़ किया था, बट ये नई टाइप लगी तो मैंने कहा चलो बुक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे मैं गया, बुक कर लिया। अब फॉर्च्यूनर मैंने सेल कर दी तुरंत। ओके। उसके बाद एक्सपीरियंस के मामले में देखें तो एक्सपीरियंस इसका बेटर थोड़ा सा है, जैसे आप रोड पर ड्राइव कर रहे हो सेफ्टी वाइज। ओके। बाकी कई जगह पर तो ये फेल हो जाती है ना। और मैंने इसके कई बार, जैसे मतलब मेरा नेचर है कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ ना, तो गाड़ी के सारे फीचर अगर ना यूज़ कर पाऊँ तो फिर फ़ायदा क्या है ढेर सारा। सही बात अगर हम जैसे इसमें कमियाँ क्या क्या हैं, पहले कमियाँ बताऊँ या आपको अच्छाइयाँ बताऊँ? आप सुनना क्या चाह रहे हो? पहले अच्छाइयों से शुरू करते हैं, क्योंकि ये ऑटोनोमस L1 बोला जाता है। इस कार में बहुत कुछ ऑटोमेटिकली काम करता है, जैसा कि भैया ने बताया। तो पहले कुछ अच्छी चीज़ें, उसके बाद ख़राब पे चलते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ क्या है कि माइलेज फार्चूनर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर का ज़्यादा है। ओके। मतलब पर लीटर डीजल पर। इसमें 2000 सीसी का इंजन है, उसमें 3000 सीसी के आसपास था जी। तो सीधी सी बात है माइलेज पे डिफरेंस है। बट वेट में ज़्यादा है। ये वेट में तो उससे 31 कुंटल की है, वो शायद 25 कुंटल की थी। किलोग्राम में आप लोग बोलते होंगे, और हम लोग कुंटल में बोलते हैं देसी स्टाइल में। तो है क्या कि जैसे इसको हम लोग रोड पे लेके चलते हैं तो सेफ्टी वाइज अच्छा ये है कि 40 किलोमीटर की स्पीड में अगर आप जा रहे हो, बाय द वे कहीं आपने ब्रेक मतलब आप भूल गए, ब्रेक नहीं मार पा रहे हो, अचानक से सामने से कोई कार आ गई, तो ये इतनी तेज़ से ब्रेक मारती है, खुद से ब्रेक मार लेती है। मतलब आपको इसके लिए कोई अलग से कोई सेटिंग्स नहीं करनी है, पहले से प्रीसेट है। ओके। दूसरा अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे आपने क्रूज तो पे लगा आपको इसमें कुछ ऑटो मोड लगाना पड़ता है या फिर कुछ नहीं, खुद कुछ से भी नहीं। वो ऑटो सेट है पहले से। ऑटो मोड जब हम लगाते हैं, जैसे क्रूज पे हमने लगाया, क्रूज क्या करता है कि एडाप्टिव है, सामने वाली कोई कार जो चल रही है आप उसके पीछे अपनी कार को लगा दो। अगर आपको 100 की स्पीड चलना है तो आप रोड पे चल रहे हो, हाईवे पे आप 100 वाली स्पीड की कार को ढूंढ लो, उसके पीछे लगा दो। उसके बाद आराम से बैठ के चाय नाश्ता करते जाओ। आपको कुछ नहीं सोचना है कि हमें कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है। वो जैसे जैसे करेगी वैसे वैसे करती रहेगी। तो आगे वाली कार अगर स्लो होती है तो ये भी स्लो हो जाएगी, आगे वाली कार हट जाएगी तो ये निकल जाएगी, स्पीड बढ़ा लेगी। लेकिन वो 100 आपने सेट किया है तो 100 ही रहेगी, 101 नहीं होगी। तो एक फिक्स जब रहता है ना तो आपको माइलेज अच्छा मिल जाता है। पहला तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, माइलेज की बात अगर भैया करूँ तो कितनी माइलेज आपको मिल जा रही है अभी इस कार में? लगभग 12 किलोमीटर पर लीटर का रेशियो आ रहा है। कभी 14 भी पहुंच जाती है, कभी 10 आ जाती है, लेकिन रेशियो 12 किलोमीटर। 12 और 14 इस बड़ी सी कार से मतलब काफ़ी अच्छा। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना देगी, नहीं, 12 किलोमीटर रेंज दे रही है, 12 किलोमीटर रेंज दे रही है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम नहीं, अभी हम अच्छाइयों की बात कर रहे हैं। अच्छाइयों की बात इसमें क्या है कि जैसे हम सीधा कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये टेंशन नहीं होती है कि इसमें कोई चीज़ अचानक से ख़राब हो गई तो हमें पता नहीं चलेगा। हमें टायर प्रेशर से लेकर के हर चीज़ पहले डिजिटलाइज दिया हुआ है। बैठते ही हम चेक कर लेते हैं, या खुद ही वो एक बार स्कैन कर लेती है पूरी कार की इसमें क्या प्रॉब्लम है, अलर्ट बताने लगती है कि आपका ये चीज़ लो है, आप इसको सही करो। पहले आप जा रहे हो कहीं ड्राइव करने तो एक समझ लो एक थोड़ा सा टेंशन कम कर दिया इसने। पहले हम लोग निकलते थे, थोड़ा सा कोई बगल वाला हाथ देके बोलता था आपके इस टायर में हवा कम है, तो वो फिर बड़ा आड़ लगता था ना कि हम चला रहे हैं कार और हमारी कार में कमियाँ बताते हुए बगल से निकल रहा है। तो ये मुझे खुद बता देती है, ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। और बाकी चीज़ें क्या हैं, देखिए लाइव है, सिम लगा हुआ है तो हमें गाने वाने सर्च करके मोबाइल से कनेक्ट करके बजाने की ज़रूरत नहीं है, उसी पे सर्च कर लिया, बजा लिया। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा अच्छा ही हैं इसमें। कूलिंग अच्छी है उसकी, फॉर्च्यूनर की अपेक्षा थोड़ा सा एसी वगैरह इसका बेहतर है। सीट कूलिंग भी आ जाता है। सीट कूलिंग भी आती है, बाकी सब कुछ लगभग ठीक है। अब बाकी और कुछ मतलब अलग से आपको पूछना होता है? ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस मतलब मेंटेनेंस वाइज अगर बात की जाए
तो मेंटेनेंस विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्च्यूनर आपको क्या लगता है, ज़्यादा मेंटेनेंस है, कम मेंटेनेंस है? एवरेज कम है उससे, मेंटेनेंस में एवरेज कम है। ओके, फॉर्च्यूनर से कम मेंटेनेंस वाली ये कार है। भैया ये कब आपने ली थी? ये मैंने नवंबर 2020 में ली थी। नवंबर 2020, ऑलमोस्ट 8 महीने 7 महीने हाँ, होने 7-8 को है। महीने। कितनी किलोमीटर चल चुकी है ये कार? लगभग 30,000 के आसपास। 30,000 चला दिया है भैया ने। जब हमने पूरा रिव्यू किया था, जब कार को रिव्यू किया था तो अराउंड 10,000 चली थी, हाँ, ऐसे और रही होगी। अभी 30,000 चल चुकी है। अब कार तो- ली है तो चलाना ही है हाँ जी। उसे। तो अब भैया आ जाते हैं हम डिसएडवांटेजेस पे। क्या आपको लगता है खामियां हैं और क्या इम्प्रूवमेंट एमजी की तरफ से की जा सकती है इसमें? इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले इसका टच जो है ना उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता। हम्म। करता है बट मतलब जैसे हम लोग पहले 512 MB के मोबाइल यूज़ करते थे ना, आज 6 GB और 8 GB की रैम के मोबाइल आ गए हैं, तो वो डिफरेंस इसमें दिखता है कि आप जी। टच कर रहे हो तो उतना अच्छा स्मूथ नहीं काम कर रहा। दूसरा एक प्रॉब्लम मैंने इनसे कई बार कंप्लेंट की है, इन्होंने हमेशा मुझे बताया कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है। होता क्या है, जैसे आपने कोई मैप लगाया, ठीक है, और मैप लगा के आप यहाँ से सपोज करो आप मसूरी जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, ठीक है। आपने उस पॉइंट को सेट किया जहाँ आपको जाना है, अचानक रास्ते में आपकी स्क्रीन हैंग हो जाती है। ओके। हैंग होने के बाद गाना आप बजा रहे हो, जो मान लीजिए कोई रेडियो स्टेशन सेट कर दिया, कुछ भी सेट कर दिया, तो वो लगातार बज रहा है, वैल्यूम आपका कम नहीं होगा। ओके। अब अचानक आपका कॉल आ गया तो आपको गाड़ी रोक के उतर के रोड के बाहर जाके कॉल करना है, क्योंकि आप वैल्यूम को नहीं कम नहीं कर पा रहे हो, हैंग है पूरा सिस्टम। किलोमीटर जितना रन दिखा रहा है उतने पे ही रुका रहता है। फिर वो मतलब आप चाहे 100 किलोमीटर चले जाओ, वो एक जरा सा भी नहीं बढ़ता आगे। ठीक, करना क्या पड़ता है इसके लिए, आपको कहीं गाड़ी खड़ी करके 2-3 घंटे इसको रेस्ट कराना पड़ता है। अच्छा। रेस्ट करने के बाद, अच्छा देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो भी बज रहा है अंदर, गाना बज रहा है, आपने लॉक कर दिया, अंदर बज रहा है गाना, स्क्रीन ऑन है, स्क्रीन बंद नहीं होती। ये भी एक ऑटोनोमस फीचर है जो खुद से ही अपना चलते रहता हाँ, है। लेकिन आप एज ए ऑनर उसको देखिए, आपके मन में डर है कि इस गाड़ी को हम धक्का देके स्टार्ट नहीं कर सकते, बाई चांस हमारी बिल्कुल, बैटरी चली जाए, automatic हमारी gearbox बैटरी है। खत्म हो जाती है गाना बजते बजते, हम बाहर बैठे खाना खा रहे हैं ढाबे पे, फिर उसके बाद बुला रहे हैं भैया 4 लोग आओ जरा धक्का मारो, तो अब इसमें हम ये भी नहीं कर सकते कि फर्स्ट गियर लगाएं और 4 लोग धक्का मारें स्टार्ट हो जाए, बिना बैटरी के स्टार्ट भी नहीं होनी। तो मन में जो डर है ना, वो 3 घंटे अगर हम कहीं मतलब रेस्ट करते हैं, जब कहीं हम होटल में रुकते हैं जाकर के, कहीं फैमिली के साथ बाहर गए और गाना बंद नहीं हुआ, तो रात में 2-3 बार उतर के मुझे देखना पड़ता है बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, सुबह तक, नहीं तो फिर बैटरी का इंतजाम करें भाई, बिना बैटरी के कैसे इसे हम खोलेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इसका। दूसरा, इसका हिल असिस्ट बहुत अच्छा काम नहीं करता। ओके। मतलब जैसे हिल पे आप जाओ तो जैसे फार्चूनर से कंपेरिजन करो अगर, तो फार्चूनर पे क्या है, अगर आप चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे नीचे जा रहे हो, जितने भी आपने ब्रेक मार दी उतने पे वो गाड़ी रुक जाती थी, बट ये धीरे धीरे करके स्लाइड करती है। ये मतलब फुली एकदम जैसे लगता है ना कि इसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, वो बैक जा रही है, आगे जा रही है, जिधर जा रही है, तो फिर आप रोक नहीं सकते। ऑटो होल्ड के होने के बावजूद? हाँ, नहीं रुकती नहीं है। ये मैंने कंप्लेंट करी, उन्होंने बोला सर आप में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हमने कहा भाई चेक करो, मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं, मैं आपसे कंप्लेंट कर सकता हूँ कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है एमजी में। क्या है ना, जब तक इनको ट्वीट ना करो, जब तक इनके सारे प्लेटफॉर्म पे जाके दुनिया भर का पोक ना करो कि नहीं भाई ये देखो यहाँ पर ये गड़बड़ है मेरे साथ, और तब तक ये सुनते नहीं। मतलब आएंगे आपके पास, जैसे आप कंप्लेंट करोगे तो आएंगे, आपके पैर पकड़ के लेट जाएंगे कि भैया मेरी सैलरी कट जाएगी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी तरह से इसको आप जो है ना कंप्लेंट मेरी वापस ले लो। मैं गारंटी लेता हूँ, जैसे लग रहा है कि मैं उनको बहुत सालों से जान रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे कि सर मतलब आप किसी तरह से कंप्लेंट वापस लीजिए, बस मैं करा दूंगा। उसके बाद वो बंदा पलट के नहीं आता। मेरी गाड़ी में 2-3 प्रॉब्लम है, जैसे ये पीछे वाला है डोर हैंडल, ये फंसता है खोलने में। जब से मैंने गाड़ी खरीदी आज 8 महीने हो गया, ये नहीं सही कर पाए। पीछे की जो सीट है उसका सीट बेल्ट लगाने का जो सॉकेट है वो सॉकेट जाम है। जब मैंने गाड़ी खरीदी तब से आज तक नहीं ला पाए। बोलते हैं मंगा दिया है, ऑर्डर हो गया है, बस जल्दी मिल जाएगा, नहीं कर पाया आज तक। तो ये सब इसमें बहुत कमियां हैं। ये कभी आपको टोयोटा के साथ ऐसा? नहीं, कभी नहीं। टोयोटा में तो अब मुझे लगता है कि जैसे गाड़ी कभी मेरी लड़ी भी, इसकी ये लड़ी थी तो उन्होंने बोला मैं फ़्लाइट से सामान मंगा रहा हूँ। मैंने कहा मैं कंप्लेंट करूँगा, मैं डरवाया इनको थोड़ा सा, तो इन्होंने बोला कि सर अच्छा ठीक है मंगवाता हूँ। सामने का कैमरा मेरा टूट गया था, सामने से लड़ गई थी, तो भाई मैंने कहा, इन्होंने बोला कि सर वो आप इंश्योरेंस कराओगे 3-4 दिन लगेगा। मैंने कहा मैं कैश पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे चाहिए मतलब तुरंत ना, आप करके दो। बिल्कुल। तो फिर जब बोले कि नहीं सर उसमें 3-4 दिन तो लग ही जाएगा, ये रनिंग पार्ट नहीं है, तो हम कहा ठीक है मंगाओ। फिर मैंने इनकी कंप्लेंट जब डाली तो नेक्स्ट डे बोले फ़्लाइट से मंगा के मैंने दिया आपको, पता नहीं मंगा के दिया कहाँ से दिया, लेकिन नेक्स्ट डे लग गया। फिर नॉर्मली अगर सीधे से आप बात करो ना इनसे कि आप जो है ये चीज़ सही कर दो, तो हाँ सर कर देंगे, लगेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन करते कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। फार्चूनर में ये चीज़ था ना कि आप लेके जाओ और आप उनसे बोलो कि हाँ ये चीज़ करना है। वो कभी आज तक फार्चूनर ये नहीं बोले, चाहे ओल्ड मॉडल हो चाहे न्यू मॉडल हो, कि मेरे पास सर ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट हमें मंगाना है। सारा कुछ उनके पास रहता है। अब हो सकता है नई है इसलिए इनके साथ दिक्कत आ रही हो, बट इन्हें इतना मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा। अगर मार्केट में आपको खड़े होना है, कंपटीशन करना है, तो रखना पड़ेगा। रोड साइड असिस्टेंस कभी आपने यूज़ किया? हाँ, यूज़ किया। एक बार प्रॉब्लम हुई थी मेरी इसमें। एक्चुअल में क्या है कि डीजल का जो मीटर है ना वो बहुत अच्छा काम नहीं करता। ओके। एक ये भी कमी है। हाँ, ये आपने बताया था मुझे हाँ, याद इसमें जैसे और गाड़ियों में क्या होता है कि आपका जैसे ही रिजर्व लगती है गाड़ी, रिजर्व की ब्लिंक हुई, उसके बाद आपको एक आइडिया होता है 7-8 लीटर डीजल होगा, उतनी दूर चली जाएगी। ठीक, मैं यहाँ से निकला आगरा के लिए,
और मेरा होटल जो आगरा में था वहाँ का मैंने रेंज देखा, इसमें 316 किलोमीटर था लखनऊ से। 316 किलोमीटर के हिसाब से मतलब बिल्कुल जैसे ही आगरा रोड खत्म होती है, बाहर जाओ रमाडा प्लाजा करके एक होटल है। तो मैंने उसको बुक किया। उसके बाद यहाँ से जैसे ही मैं निकला, गाड़ी में रेंज किया 360 किलोमीटर दिख रहा था। मैंने कहा, मेरी आदत है जब से मैंने गाड़ी, कोई भी गाड़ी मेरे पास होती है तो फ्यूल में आधा आधा नहीं कराता, जब भी जाऊँगा फुल कराऊंगा, जब फिर वो खत्म होगा तो फिर पूरा फुल, क्योंकि चलना मुझे है, किसी और को देना नहीं है। तो मैंने उसमें देखा 360 है, मैंने कहा आगरा जाके करा लेता हूँ। रास्ते में 220-25 किलोमीटर के बाद गाड़ी अचानक से खड़ी हो गई और मुझे 200 किलोमीटर के आसपास लगा कि रिजर्व पे आ गई। तो हमने कहा अभी तो इतना 7-8 लीटर होता ही है, हम पहुंच जाएंगे आगरा। हो सकता है स्पीड थोड़ी बढ़ाने से घट गई, लेकिन इतना घट जाए ये, मतलब आप सोचिए 360 और 220, 140 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाए। तो ये जैसे ही रिजर्व पे आया रुक गया? रिजर्व पे आने के मुश्किल से 10-15 किलोमीटर पे रुक गया रिजर्व पे आने के बाद। और गाड़ी में फ्यूल का लेवल 7% दिख रहा था। मतलब ऐप पे इनके एक ऐप है इनका लाइव, जिसमें सब दिखता है, 7% दिख रहा था। वो जो ट्रैकिंग लाइन होती है जिसमें वो दिखता है ना कहाँ कहाँ कितने लेवल पे फ्यूल है, उसमें भी लास्ट में लग रहा था अभी थोड़ा सा ऊपर है, बट वो फ्यूल लेवल लो, या तो उनकी मोटर कुछ ऊपर फिट है, जैसे जहाँ पे फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक में नीचे लेवल तो दिखा रहा है आपको, बट वो पूरा खींच नहीं पा रही, कुछ ऐसा चक्कर। क्योंकि ये कई बार मेरे साथ हुआ, आदत पड़ी है पुरानी गाड़ियों की जिसमें सारी चीज़ें होती थी, बट इसमें जैसे ही रिजर्व आता है, रिजर्व आने के बाद 15-20 किलोमीटर बाद, 15-20 किलोमीटर भी शायद ही चल पाए, फिर खड़ी हो जाती है। फिर मैंने RSA यूज़ किया, वो 5 लीटर डीजल लेके आए, दिए मुझे, और उस 5 लीटर डीजल से मैं जा नहीं सकता था कि आगरा पहुंच जाऊं, क्योंकि 80 किलोमीटर रेंज है ना, आप 10 के एवरेज से जोड़ लो 50-60 किलोमीटर ही जाओगे, बिल्कुल, है ना। तो फिर मैं रात दूसरी जगह उतरा नीचे रास्ते में, और डबल टोल दे करके मैं किसी तरह से मतलब फिर गया वापस। ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज मेरे को लगता है, क्योंकि आदत हो चुकी है। अगर अब तो अडाप्ट कर जाएंगे सर उसके हिसाब से, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो कोई न्यू बायर है तो उनको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंसा सकता है। मान लो आप रात में कहीं हाईवे पे ऐसे फंस जाओ तो फिर। RSA सर्विस कितना टाइम लगा था सर? लगभग 1 घंटा लगा था। RSA ठीक है इनका, ओके। बट जैसे फ्यूल का मेन इशू जानते हैं दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत ये आती है कि आपकी रेंज दिख रही है, आपको इस डिस्प्ले पे आप रेंज देखते हो ना कि कितना रिमेनिंग है हमारे पास। आपने देखा कि हमारे पास 300 किलोमीटर है, तो आप 300 के हिसाब से चलते चले जा रहे हो। 200 पे उन्होंने रिजर्व लगाया, 220 पे खत्म कर दिया। आप तो माइंड मेकअप किए बैठे हो कि 80 हमारी जाएगी, क्योंकि हम पहले से डिस्प्ले देखते आ रहे हैं, है ना। डिस्प्ले आपका कहीं पर भी इनके सिस्टम से मैच नहीं कर रहा है। बस मेरा कहने का मतलब ये, डिस्प्ले के भरोसे इस पर चलने लायक नहीं है। इस पर अपने आप देखो कि कितना फ्यूल है, कहाँ तक है, उसके भरोसे चलने लायक है। रिमेनिंग बताएगा 800 किलोमीटर, आप जा रहे हो 700 खत्म हो जाएगी। तो 120 किलोमीटर का करीब जो है डिस्प्ले में गड़बड़ है, डिफरेंस है उसमें। और कोई डिसएडवांटेज आप? नहीं, और कोई खास वैसे बड़ा तो नहीं है जिससे हमारा कोई काम रुक रहा हो। 2-3 चीज़ें हैं जिससे दिक्कतें आई हैं। कंफर्ट वाइज अगर मैं बात करूं फॉर्च्यूनर के मुकाबले, कंफर्ट ठीक है इसका, कंफर्ट ठीक है, कंफर्ट चलाने में, और सस्पेंशन वाइज वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। रियर सीट कंफर्ट? रियर सीट भी ठीक है। आपने ऑफ-रोडिंग कभी ट्राई किया है इस पे? मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आपकी कार फंस जाती है, तो हाँ, ऑफ-रोडिंग ट्राई किया। फॉर्च्यूनर भी मैंने ट्राई किया है। जितने फीचर हैं, जैसे मान लो आपको उसमें चलाना है, बर्फ़ पे चलाना है, तो मैं बर्फ़ तक लेके चला जाता हूँ कि चलो चला के लाऊँ। आपने देखा होगा कई देशों में क्या है, गाड़ियाँ लोग जब खरीदते हैं ना, फरारी वगैरह, तो जर्मनी कौन सी एक रोड है जहाँ लेके जाते हैं शिप पे लाद करके, कि अपनी गाड़ी को हम हाई स्पीड चेक तो करें कम से कम, हमने खरीदी है। तो वैसे मैं भी इसको लेकर के ऑफ-रोड निकल जाता हूँ कि चलो देखूँ कहाँ तक जा रही है, बट फंस गई थी। फंस गई थी। और फॉर्च्यूनर अगर वहाँ पे होती तो आप ट्राई किया, फॉर्च्यूनर निकल जाती है। फॉर्च्यूनर 4x4 थी मेरी, वो निकल जाती है। बट इनके जो टेस्ट मैंने देखे थे ना वीडियो यूट्यूब पे, पता नहीं कौन करता है, मुझे नहीं पता, पर उसमें दिखता है ये बहुत ताकतवर है, ठीक है, बट वहाँ पर मैंने देखा ये तो फेल हो गई थी। तो ये एक ऑनेस्ट रिव्यू आ रहा है आपको ओनर की तरफ से, तो आप समझ सकते हो कौन सी ज़्यादा केपेबल है। अभी इसकी ऑन रोड प्राइस आपको कितनी पड़ी थी? लगभग 42 लाख के आसपास। 42 लाख पे करने के बाद आप अभी सेटिस्फाइड हो? एक सेटिस्फाइड कस्टमर? मैंने तो इसको OLX पे डाल दिया था जिस दिन हिल असिस्ट मुझे प्रॉब्लम की, फैमिली के साथ था मैं जी। और मुझे लगा कि शायद मेरा लास्ट डे है आज ये। मैं मतलब बहुत कोशिश कर रहा था गाड़ी रुक जाए, रुक नहीं रही थी और बिल्कुल पीछे खाई थी। तो वहाँ पर मैंने तुरंत आकर के गुस्से में OLX पे डाल दिया था। बट फिर MG के लोगों ने बात की कि सर ये जो भी मुझसे पूछता था, भाई क्यों बेच रहे हो, ख़राब गाड़ी इसलिए बेच रहा हूँ, साफ साफ बोलता था उसमें लोगों से। मतलब ये नहीं था कि मुझे गाड़ी बेचनी है तो मैं बहुत अच्छा बता के बोलूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो सामने वाले के साथ आएगी। ऐसा तो है नहीं कि मेरे साथ आ रही है तो मैं ही वो बताएगा कि भैया आपको तो मैप हैंग कर रहा है, आपके साथ तो ये प्रॉब्लम है गाड़ी में, तो कहाँ तक मैं झूठ बोलूँगा ना, रोज़ मुझे परेशान करेगा। बिल्कुल, एज अ ओनर आप रिकमेंड ही नहीं कर पाओगे किसी और को भी? कोई मुझसे पूछता है तो मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ, ZS CV मैंने ट्राई किया है, मुझे वो ठीक लग रही, बट उसका भी इन्होंने 419 किलोमीटर का रेंज बताया था, ठीक है, और मैंने उसको बताया 278 किलोमीटर पे फुल मतलब ड्रॉप हो गई। ओके, फुल चार्ज पे। आपने चलाई कितने दिन रखा था सर आप? 5-6 दिन रखा था। तो जो क्लेम कर रहे हैं वो बहुत कम है ZS CV में भी। आई होप इन फ्यूचर थोड़ा सा अच्छा रेंज के साथ आए ZS CV भी, और बायर्स जो कि जिनका काफ़ी रनिंग है वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं रेंज ज़्यादा मिले कार से। सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपके तरफ से कुछ गाड़ी के बारे में? गाड़ी के लिए मतलब मुझे तो ये लगता है कि अगर किसी को इतना पैसा लगाना है तो थोड़ा सा
वो दूसरी कंपनियों पे ज़्यादा देखें, क्योंकि देखिए फीचर जो है ना इसके, जो भी मुंह से बोल रहे हैं शीशा खुल जाए भाई, हेलो एमजी, ओपन डोर, ओपन ये फला, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हकीकत तो यही है कि स्टार्टिंग में हम अपने साथ के लोगों को इंप्रेस करने के लिए भले बता दें, बिल्कुल भाई देखो मुंह से हम बोल रहे हैं, बट इसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती लाइफ में। इसका जो ऑटोनोमस फीचर है, सामने वाला वो हमें कहीं हेल्प नहीं करता है। रीज़न ये है कि हम डरते खुद हैं। हमें पता है कि सामने जा रहा है वो कोई बंदा कार लेकर के या बाइक लेके रुक जाएगी, बट डर लगा करता है तो हम ब्रेक पे खड़ा से पैर लगा देते हैं। ब्रेक पे हम पैर लगाए, उसका वो फीचर ऑफ हो जाता है, फिर दोबारा हमें उसे ऑन करना पड़ता है। तो बार बार ऑन ऑफ करके हम उसको चलाएं, उससे बेहतर है कि अपना पैडल पे ही चलाएं सारी चीज़ें। कोई फेवरेट फीचर आपका जो अभी तक नहीं हमने डिस्कस किया? फेवरेट फीचर इसमें मुझे कुछ वैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगा। देखिए सब कुछ आपको पता है, सारी चीज़ें मतलब हैं उस पर। करेक्ट। केवल एक चीज़ जो जैसे क्रूज़ है इसका ना, क्रूज़ मुझे जैसे लॉन्ग रूट पे क्या होता है कि आपका जो थाइज़ है वो पेन करता है जब आप बार बार ब्रेक और एक्सीलेट करते हैं गाड़ी को। लेकिन इस पे थोड़ा सा ये अच्छा है कि अगर आप जा रहे हो, बस एक ये मुझे पॉजिटिव लगता है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये चीज़ है कि आप कहीं जा रहे हो, लेकिन तब जब हम हाईवे पे यूज़ करते हैं। शहर के अंदर हम ट्रैफिक में हैं, हमें पता है ये लाल सिग्नल पे अपने आप सामने वाली गाड़ी देख के रुक जाती है, बट डर लगा करता है ना। यहाँ के जो इंडियन लोग हैं, हम लोग यहाँ, विदेशों में तो पता नहीं कैसे होता है, यहाँ पे वो बोनट पे हाथ रख के पार कर जाएंगे। उन्हें इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी गाड़ी को देख रहे हैं धीरे धीरे सरकता हुआ तो रुक जाएं। ये ब्रेक मारेगी नहीं मारेगी, वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं खुद से। तो इसका फीचर सिर्फ हाईवे पे ही काम आता है। अच्छा, एक और फीचर था जहाँ पे स्टॉप लिख के आता है तो कार खुद से ही स्टॉप होने लगती है, खुद से ब्रेकिंग अप्लाई हो जाती है। क्रूज पे अगर रहता है तो क्रूज पे रहता है तो स्लो तो मैंने देखा है, स्लो कर लेती है खुद से स्लो हो हाँ, जैसे आपका यमुना एक्सप्रेस है तो उसमें स्लो के बोर्ड लगे हैं, साइन जगह जगह। तो जैसे आपने एक 140 पे सेट किया, 140 पे आप जा रहे हो या 120 पे जा रहे हो, जितने पे आपने सेट किया, स्लो लिखा है तो आपका स्लो में लिखा है 60 या 40, तो उस स्पीड पे सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बट कहीं ये नहीं लिखा होता है कि फिर बढ़ाना है ना, तो फिर उसी स्पीड पे पूरा सफ़र कर देती है। तो वो थोड़ा सा मतलब आपको फिर दोबारा करना ही पड़ेगा, मैनुअल करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें तो ठीक है, गाड़ी मतलब अभी तो हम चला ही रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसको सेल करके दोबारा जाऊँगा तो फिर फॉर्च्यूनर पर जाऊँगा। फॉर्च्यूनर मुझे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है इसकी अपेक्षा। तो गाइज़, आपका जो क्वेश्चन था आई थिंक इसके साथ क्लियर हो गया है। कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी बेटर है एसयूवी सेगमेंट में। आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप भी गाड़ी जाके ले सकते हो। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो फॉर्च्यूनर डेफिनेटली हम सजेस्ट करेंगे। और अगर क्रूजिंग के लिए कंफर्टेबल कार चाहिए विथ गिज़मोज, वो कुछ ही दिन काम आएगा, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस जैसा कि भैया का रहा उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसके साथ हम वीडियो को एंड कर दें भैया। थैंक यू कुणाल, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। और ऐसी कंटेंट लाते रहेंगे हम, और बहुत सारी कार्स और उनका ओनरशिप रिव्यू भी लाएंगे। With this, we would like to end our video. Thank you so much. Stay safe, stay home.